કેમ છો બધા? મજામાં? Okay. So before we start off with today's topic, let us revise with what we have seen till now. We had seen the difference between price and value. Value was divided into two parts: value in use and value in exchange. Value in exchange was further divided into two parts: against goods, जिसको हम क्या बोलते थे? बार्टर बोलते थे, एंड अगेंस्ट मनी, दैट वाज नोन एज प्राइस. उसके बाद देखा था हमने डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, मीनिंग ऑफ गुड्स, मीनिंग ऑफ सर्विस, है ना. गुड्स मीन्स व्हाट यू कैन सी, टच एंड फील, एंड सर्विसेज मतलब व्हाट यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, बट यू कैन ओनली फील सर्विसेज. उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ गुड्स, तो उसका आंसर भी क्या था? टाइप्स. TYPES. T for tangible, intangible. Y for your purpose, consumer, producer. P for public goods, private goods. E for economic, non-economic goods. And S for serves how long, so durable and perishable goods. ठीक है? ओके. अब आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट वेल्थ ऑन योर स्क्रीन. वेल्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ एज पर अल्फ्रेड मार्शल? वापस आ गया, इसको चेन नहीं पड़ता. वेल्थ इज समथिंग विच इज यूजफुल, मतलब उसमें यूजफुलनेस होनी चाहिए. वेल्थ कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको आज अपनी किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम आ सके. सो यूजफुलनेस मीनिंग टू से इट शुड पजेस यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, उसमें होना चाहिए, तो उसको हम वेल्थ बोल सकते हैं. क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसमें क्या होना चाहिए? वैल्यू इन एक्सचेंज होना चाहिए. और वैल्यू इन एक्सचेंज मिलने के लिए उसमें एक खूबी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, और वो खूबी और कुछ नहीं बल्कि क्या है? यूजफुलनेस होनी चाहिए, उसमें कोई यूटिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. सेकेंड, इट मस्ट बी स्केर्स, क्योंकि वैल्यू इन एक्सचेंज कब मिलेगा? ओनली व्हेन द डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. और जहां पे जिस प्रोडक्ट का डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज केपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज्ड, मतलब उसकी एक ट्रांजैक्शनल केपेबिलिटी होनी चाहिए, तो ही हम उसको वेल्थ बोलेंगे ना. आज हम इतने गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे पास ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है. क्या प्रोडक्ट्स हैं ये हम आने वाले समय में देखेंगे. अभी 2-5 मिनट के बाद वो सारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे. बट हम गर्व से बोलते हैं कि वी आर ओनर ऑफ सो मेनी थिंग्स. और ये हम में गर्व क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल हम इन सारे प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो हमें बदले में पैसा मिलेगा. मीन्स we have no doubt on the transactional capability of these products. ठीक है. फिर आगे, can be owned by somebody, तो मेरे पास वेल्थ है ऐसा मैं कब बोल पाऊंगा? when I own those products which are a matter of discussion. So when I am able to bring my ownership over some assets, over some goods, I call it as wealth. ठीक है. सो उसमें ओनरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए. मतलब देखा ये बच्चे का एक्सप्रेशन कैसा है? सोल्ड, मतलब कोई ऐसी चीज उसके पास थी जो उसने बेची, और वो बेच के ये खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि बदले में उसको ढेर सारा पैसा मिला होगा. सो एनी पर्टिकुलर गुड, प्रोडक्ट, कमोडिटी, प्रॉपर्टी which has all these characteristics can be termed as wealth as per अल्फ्रेड मार्शल. मार्शल ने क्या बोला? वेल्थ क्या है? हर वो चीज जो यूजफुल हो, जो स्केर्स हो, जिसमें ट्रांजैक्शनल केपेबिलिटी हो, और जिसको हम ओन कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेल्थ बोलेंगे.
ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, जिससे मिलेंगी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन, characteristics of wealth. So characteristics means the qualities of wealth which we are going to see now. So let us focus on the first quality of wealth, that is usefulness, जो हमने अभी डेफिनेशन में देखा ही था। आप उसको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं। What is written on the screen? It must be useful in satisfying human wants or needs. हाँ, तो यूटिलिटी, यूजफुलनेस कब किसी प्रोडक्ट में होगी? जब उसमें ये पावर होगा कि वो किसी के भी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। फिर लिखा है फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फोन, क्लोथ्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ऑल दीज प्रोडक्ट्स हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई योर वांट्स। और इसीलिए इन सारे प्रोडक्ट्स में क्या देखने को मिलता है? यूजफुलनेस देखने को मिलती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ज्वेलरी, ज्वेलरी में क्या यूजफुलनेस है? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमारे घर में तो ज्वेलरी लोग पहन के नहीं घूमते, लॉकर में बैंक में रखा हुआ है, तो उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। आप सही हैं, यूजफुलनेस हर रोज नहीं है, लेकिन आपको यह भी तो मालूम है कि आपकी फैमिली में जब कोई शादी होती है तो आपके मदर आपको या आपके फादर को बोलते होंगे कि चलो जी लॉकर में जाके ज्वेलरी निकाल के आते हैं, क्योंकि हमें अगले वीक शादी में जाना है, जयपुर जाना है, उदयपुर जाना है, यूएसए जाना है। यस और नो? सो तब यूजफुलनेस आई। और आपको किसने रोक के रखा है? ये ज्वेलरी हर रोज पहन के घूमो। सो इट विल सेटिस्फाई योर नीड of showing to the society that you are having such wonderful jewelry, that you are a rich person. अमीर लोग ये ज्वेलरी का दिखावा करते हैं सोशल फंक्शंस में जब जाते हैं तब। इसका हमने पिछले लेक्चर में एक वीडियो भी देखा था, डोंट मिस माई सेट डार्लिंग। ओके फाइन। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक और फोटो आया, आपका मकान भी आपकी वेल्थ है, और मकान में यूजफुलनेस है। ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है। किसकी नीड को? शेल्टर की नीड को। आपको सोने के लिए कमरा है, बैठने के लिए हॉल में सोफा है, खाना बनाने के लिए किचन है, बाहर बैठने के लिए गार्डन है, वहां पे आपने शायद वो स्विंग भी रखा हुआ है, झूला झूलते हैं ना वो। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स हैव यूजफुलनेस एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी योर वेल्थ। उसके बाद एक और चीज आ गई स्क्रीन पे, घड़ियों का कलेक्शन। यू मे बी हैविंग अ वॉच कलेक्शन, वॉच ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो इट सेटिस्फाइज योर वांट ऑफ ऑब्जर्विंग द टाइम, इट सेटिस्फाइज योर वांट ऑफ मैचिंग द वॉच विथ योर क्लोथ्स। तो देखो नेक्स्ट कौन सा है? क्लोथ्स। इट सेटिस्फाइज योर वांट ऑफ कवरिंग योर बॉडी, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहां पर अच्छे लोग रहते हैं, संस्कारी लोग रहते हैं, और इसीलिए कपड़े पहनने बहुत जरूरी हैं। वक्त बदल गया है, अब हम प्रिमिटिव एज में नहीं है कि पत्ते पहन के चल लिए और हो गया। ठीक है। उसके बाद मोबाइल फोन, ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है। कौन सी नीड को? द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, द नीड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यू वांट टू सोशलाइज, you want to set an alarm in that, you want to use this mobile phone as a calculator also, and you are using this as a gaming pad also. Yes or no? So mobile phone multiple uses हैं उसके, ये भी आपकी वेल्थ में गिनाया जाएगा। फिर कई लोग बोलेंगे सर मेरी वेल्थ तो मेरी बाइक भी है। Yes or no? बाइक में लोग घूमते हैं, लोगों को घुमाते हैं, उस पे एक गाना भी बना हुआ है, इफ यू रिमेम्बर, स्पीड में अगर ठंडी लगे तो पीछे की सीट पे लड़की बिठा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, है ना। इट सेटिस्फाइज योर नीड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई धुरंधर लोग होते हैं, ऐसी बाइक लेकर हाईवे पे बाइकिंग करने जाते हैं हर संडे। यस और नो? और रॉयल एनफील्ड है, मतलब तो बात खत्म, डुक 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 चलता रहेगा वो। सो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
तो उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, यूजफुलनेस की कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रोडक्ट हमारे किसी काम आना चाहिए, तो ही उसको हम वेल्थ में गिनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी क्वालिटी उसमें क्या होनी चाहिए, इट शुड बी स्केर्स। स्केर्स मतलब यस, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो देखो लिखा है, दोस कमोडिटीज हुज डिमांड इज मोर देन सप्लाई आर स्केर्स एंड दे possess एक्सचेंज वैल्यू, वैल्यू इन एक्सचेंज, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद commodities which are in abundance or surplus are not considered wealth, क्योंकि ये commodities surplus में अवेलेबल है तो इसमें वैल्यू इन यूज तो है, लेकिन इसकी एक्सचेंज वैल्यू कोई देना नहीं चाहेगा, और जिस चीज की मुझे एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिलती है उसको मैं अपनी वेल्थ में कंसिडर करने वाला नहीं हूं इन इकोनॉमिक्स। ओके, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, कोई वीडियो फॉर्म में नहीं आने वाला है, वो स्टोरी है। ठीक है, सुनो। एक बार एक अमीर बाप अपने बेटे को विलेज घुमाने लेके गया, इस ऑब्जेक्टिव से ताकि उस बच्चे को मालूम पड़े कि विलेज में जो गरीब लोग हैं वो कैसे जीते हैं, उनकी क्या जिंदगी होती है, और इसीलिए ये बच्चा उसको जो लाइफ मिली है उस लाइफ की इज्जत करना शुरू कर दे। इस इंटेंशन से एक बार एक अमीर बाप अपने बेटे को गांव घुमाने लेके गया, दिखाने लेके गया कि गरीब लोग कैसे जीते हैं। पूरा गांव घुमाया उसको, हर एक एस्पेक्ट पे फोकस किया और बोला कि ये देखो, वो देखो, फलाना देखो, ढिमका देखो। बच्चे ने बहुत केयरफुली उस टूर में गांव में जो कुछ भी चल रहा था उसको ऑब्जर्व किया। फिर वो टूर खत्म हुई गांव की और ये लोग वापस आ रहे थे। वापस आते समय पापा ने बेटे को पूछा, देखा बेटा विलेज लाइफ कैसी होती है, लोग कैसे जीते हैं, तुमने क्या सीखा आज की ये 1 घंटे की टूर से? तो उस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने बोला, पापा आज मुझे एहसास हुआ है कि हम कितने गरीब हैं और वो कितने अमीर हैं। पापा ये आंसर सुन के एकदम पगला गए, बोले क्या बोलता है। फिर पापा ने पेशेंस रखी और पूछा, क्यों बेटा, जरा समझाओ। अब बच्चे के ऑब्जर्वेशन को ध्यान से सुनना। उसने बोला, पापा हमारे पास स्विमिंग पूल है, उनके पास पूरी नदी है। ठीक है, हमारे पास अपने आप को बचाने के लिए वॉल्स हैं टू प्रोटेक्ट अस, बट उनके पास प्रोटेक्शन के लिए फ्रेंड्स हैं, लोग हैं। हमारे पास अपने घर में बहुत सारी लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट्स हैं, लेकिन उनके पास पूरे आसमान को चमकाने के लिए चंद्रमा है, स्टार्स हैं, सब कुछ है। हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है, उनके पास पूरे बड़े बड़े खेत हैं। तो वो हमसे ज्यादा अमीर हुए ना, हमारे पास तो कितना लिमिटेड एरिया में सब रहता है, उनके पास काफी कुछ अनलिमिटेड है। अब बच्चे का ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बट अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस बच्चे की जो सोच है उसकी इकोनॉमिक्स में कोई जगह नहीं है। क्योंकि गौर से आप देखेंगे नीचे वाले जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उनका सप्लाई क्या है, एबेंडेंस है, और इसकी किसी को कोई वैल्यू नहीं मालूम है। कौन सी वैल्यू? एक्सचेंज वैल्यू। रिवर अवेलेबल इन अबेंडेंस, पानी अवेलेबल इन अबेंडेंस, फ्रेंड्स अवेलेबल इन अबेंडेंस, स्टार्स, मून, स्काई, एयर, वाटर, सन, सनलाइट अवेलेबल इन अबेंडेंस। उसकी कोई वैल्यू नहीं है इकोनॉमिक्स में। सो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका पर्सपेक्टिव सही है? पापा का पर्सपेक्टिव सही है कि भाई स्विमिंग पूल उनका प्राइवेट ओनरशिप का है और उनकी परमिशन के बगैर कोई उनका स्विमिंग पूल यूज नहीं कर सकता, लेकिन नीचे नदी को तो कोई भी यूज कर सकता है। मकान जो उन्होंने बनाया है अपने आप को बचाने के लिए वो उनकी वेल्थ है, क्योंकि स्केर्स है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। साथ ही साथ जो लाइट्स उन्होंने अपने घर में लगवाई है उनकी भी मार्केट में कोई वैल्यू थी, क्योंकि डिमांड वॉज ग्रेटर देन सप्लाई। क्या चंदा मामा, तारे, इन सब की कोई वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं है। ये नीचे वाली सारी चीजें प्राइसलेस हैं।
So anything that is in abundance will not be considered as wealth in economics. But anything that is scarce, उसको हम इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली वेल्थ बुलाएंगे, वेल्थ बोलेंगे, क्योंकि उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए. ओके, अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस. ओके, अब इसको थोड़ा पढ़ेंगे. इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर यूजुअली नॉट एक्सचेंज्ड. आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो इनबॉर्न है, जिसको हम बोलते हैं इननेट क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. कैन दिस क्वालिटीज बी बॉट एंड सोल्ड? द क्वालिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली is a quality only. It is not wealth because it cannot be sold to someone. Somebody has the capacity to understand the other individual more effectively. Can that capacity be sold in the market? No. So, intellectual abilities और qualities किसी भी इंसान की होती है, लेकिन उसको वो exchange नहीं कर सकता. वरना आप भी शायद ऐसा सोचते कि सर आप में जितना भी इंटेलिजेंस है, जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, वो आप हमको ट्रांसफर कर दो तो हमारे सारे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे. बट कैन आई ट्रांसफर माई नॉलेज टू यू? मतलब ऐसा होगा कि ये नॉलेज मैंने आपको दिया, वो आपका हो गया, अब मुझ में वो नॉलेज नहीं है? नहीं. बिकॉज आई कैन ट्रांसफर नॉलेज, एंड while transferring knowledge, this knowledge is going to even multiply in me also. So these qualities cannot be exchanged. सचिन तेंदुलकर का आवाज अच्छा नहीं है, लता मंगेशकर की आवाज सुपर्ब है. क्या ये दोनों अपनी क्वालिटीज को एक्सचेंज कर सकते हैं? सचिन तेंदुलकर इज केपेबल इन प्लेइंग क्रिकेट, लता मंगेशकर इज केपेबल इन सिंगिंग. अब इन दोनों के प्रोफेशन आप चेंज कर दोगे तो चलेगा क्या? सचिन तेंदुलकर गाएगा और लता मंगेशकर क्रिकेट खेलेंगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. हर किसी की कोई ना कोई खूबी होती है. एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी ह्यूमन बीइंग इज स्पेशल बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज, एंड दीज क्वालिटीज कैन नॉट बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट. तो खाली इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस से, क्वालिटीज से काम चलने वाला नहीं है. इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. लिखा क्या है आपकी स्क्रीन पे देखो. एबिलिटी ऑफ अ साइंटिस्ट टू थिंक इज अ क्वालिटी एंड नॉट वेल्थ, बट अ नोवेल आइडिया क्रिएटेड बाय द सेम साइंटिस्ट इज वेल्थ. मतलब एक साइंटिस्ट बैठ के किसी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, उसमें वो एबिलिटी है सोचने की, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की, उसमें वो इंटेलिजेंस है. क्या ये इंटेलिजेंस उसका वेल्थ है? नहीं. ये इंटेलिजेंस से वो वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, लेकिन वो भी कब? जब ये इंटेलिजेंस, ये इंटेलेक्ट, ये सोचने की कैपेसिटी से वो एक नोवेल आइडिया मार्केट को देगा तब. सो इननेट क्वालिटीज, इनबॉर्न क्वालिटीज, दे आर नॉट वेल्थ. व्हाट इज वेल्थ? समथिंग दैट इज एक्सटर्नल टू द ओनर. और कोई ऐसी चीज जो आपकी नहीं है, आपके बाहर है, आपके अंदर नहीं है, आपके बाहर है, उसी को आप बेच पाओगे, और उसको बेचने से पैसा मिलेगा, तो खाली उसी को हम वेल्थ बोल पाएंगे. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. इंसान के पास दिमाग है सोचने के लिए. ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा, और यही आइडिया को वो किस में कन्वर्ट करेगा? एक इनोवेटिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एक इन्वेंशन करेगा, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया लाएगा. What is the difference between invention and innovation? Invention means bringing all together a new product in the market. Is invention. कोई नया प्रोडक्ट बनाना. Innovation मतलब प्रोडक्ट तो है, लेकिन उसमें कुछ नया करना. Both will be coming out from the owner. At that point of time, it will become wealth. क्योंकि आइडिया जब दिमाग के अंदर होता है, वो वेल्थ नहीं है. उसी आइडिया को जब आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दुनिया के सामने रख देंगे, तब जाके वो वेल्थ बनेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा.
और वो इसीलिए बिकेगा क्योंकि इट इज एक्सटर्नल टू द ओनर। ठीक है, अब इस पूरी दुनिया को 3 एप्पल्स ने चेंज कर दिया था। सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग स्टोरी। 3 एप्पल ने पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चेंज लाया था। ठीक है, सबसे पहला एप्पल एडम और ईव का एप्पल। एडम और ईव मालूम है ना कौन थे? इस दुनिया के सबसे पहले 2 ह्यूमन बींग्स। एडम वॉज अ मेल एंड ईव वॉज अ फीमेल। भगवान ने इनको रोका था। अ ट्री ऑफ नॉलेज, इसका कोई भी फल खाने से मना किया था भगवान ने। किसको? एडम और ईव को। लेकिन किसी सांप ने आके उनको बोला कि भगवान चाहते हैं कि आप में नॉलेज उनसे कम रहे। गॉड वॉन्ट्स दैट यू शुड हैव लिमिटेड नॉलेज ओनली, एंड इफ यू ईट दिस फ्रूट ऑफ दिस नॉलेज ट्री यू विल हैव मोर नॉलेज एज कंपेयर टू गॉड। ऐसा एक सांप ने आके एडम और ईव को बोला था बेसिकली। और ईव ने, मतलब कॉम्पिटिटिव थी वो और फीमेल ठहरी, तो बोले नहीं नहीं अब तो खाना ही पड़ेगा, मुझे भी नॉलेज चाहिए। ठीक है, सो उसने ये एप्पल तोड़ा, खाया और एडम को भी ऑफर किया कि तुम भी खाओ भाई, मजा आता है। और ये दोनों ने इस एप्पल को खाया, दोनों सीड्यूस हो गए। ठीक है, और सीड्यूस होने के बाद उन्होंने वो काम किया जिस कारण से हम सब लोग इस दुनिया में आए। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। पॉपुलेशन जिस हरकत से बढ़ता है वही हरकत उन्होंने भी करी थी। इस एप्पल ने दुनिया को चेंज कर दिया। बाकी पूरी दुनिया में खाली 2 ही लोग थे, अब कितने सारे लोग हो गए, बिलियंस ऑफ पीपल। वी आर राइट नाउ अ वर्ल्ड ऑफ मोर देन 7 बिलियन पीपल। होते खाली 2, अगर उन्होंने एप्पल नहीं खाया होता तो। खैर वो छोड़ो। दूसरा एप्पल जिसने दुनिया को बदला वो कौन सा एप्पल था? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आइजैक न्यूटन। बिकॉज सब जानते थे कि एप्पल अगर पेड़ से टूटेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर हवा में नहीं उड़ेगा। बट न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्वेश्चन दिस कि ऐसा क्यों हुआ। और ऐसा करते करते, सोचते सोचते कुछ सालों में उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर डाली, जिससे मालूम पड़ा कि अर्थ में एक ऐसी क्वालिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो किसी भी प्रोडक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। सो दोनों ही एप्पल ने दुनिया चेंज कर दी। अफसोस दोनों में से कोई भी चीज वेल्थ नहीं थी। एडम और ईव का सिडक्शन वॉज नॉट वेल्थ, इट ब्रॉट मोर लायबिलिटीज ऑन दिस प्लैनेट। ओके, किसी का कोई फायदा उससे हुआ नहीं बल्कि नुकसान हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ सदियों बाद एक और एप्पल आया जिसने दुनिया को चेंज कर डाला। यस, वो था स्टीव जॉब्स का एप्पल। यस और नो? स्टीव जॉब्स was the person who was a co-founder of Apple Incorporation, and he launched his first computer, Apple Computer। और ये जो मुंह मारा हुआ एप्पल है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एप्पल ऑफ एडम एंड ईव एंड एप्पल ऑफ आइजैक न्यूटन। Why? Because this is a product. Apple is just a name. It is a product which can be bought and sold, and it is something that is external to the owner. So इस एप्पल ने दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाया। कंप्यूटर के फॉर्म में आया पहले, बाद में फोन के फॉर्म में आया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये फोन जब मार्केट में लॉन्च हुआ था ना, लोगों ने बोला था कि ये फोन नहीं चलने वाला क्योंकि एक ही बटन है। इट वॉज अ टच स्क्रीन फोन, इट इज स्टिल अ टच स्क्रीन फोन। एंड स्टीव जॉब्स थॉट एंड टोल्ड टू हिज टीम कि आप एक ऐसा फोन बनाओ जिसको देख के लोग उसको चाटे। यस, दीज वर द वर्ड्स कम्युनिकेटेड बाय स्टीव जॉब्स टू हिज टीम मेंबर्स। टेक्निकल टीम जो होती है, ऐसा फोन बनाओ कि लोग देख के उसको चाटने की इच्छा हो। और टेक्निकल टीम ने पता है क्या जवाब दिया था? कि सर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट द कॉस्ट, आई एम वरीड अबाउट जस्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी और हाई प्राइस देने के लिए भी रेडी होगी। सो उनके दिमाग में जो आइडिया था
वो उनकी कैपेसिटी थी। ये आइडिया को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया? खूबसूरत प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और ये प्रोडक्ट को बेच के बिलियनर बन गए। Yes or no? So that is wealth which can be bought and sold in the market, जिसका खाली इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। ओके, वेरी क्लियर? कोई डाउट हो तो मत भूलना, ऊपर नंबर लिखा ही है, तुरंत व्हाट्सएप करो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज और ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी। ठीक है, अब समझना, कोई भी प्रोडक्ट आपकी वेल्थ तभी होगी जब उसमें यूजफुलनेस है, वो स्केर्स है, यस और नो, और ये दोनों चीजें हैं तो डेफिनेटली लोग उसको खरीदने भी वाले हैं। और खरीदेंगे कब? जब उसमें वो ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी होगी, जब इसको आप एक्सचेंज कर पाओगे। सो लेट अस रीड दैट। वेल्थ मस्ट बी एबल टू सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंजम्पशन। मेरी आज की नीड को तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, साथ में भविष्य की नीड को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही वो वेल्थ है। उसमें ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। प्रेशियस मेटल्स, लैंड, हाउस एक्सेट्रा ऑल्सो पजेस दिस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? एक्सचेंज वैल्यू। पैसा दिया, बदले में मुझे कुछ मिला। पैसा मिला क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट को सामने दिया। यस और नो? फिर आप मकान देख लो, मकान जिसमें अभी आप रहते हैं वो आपकी करंट नीड को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, लेकिन जब आपका दिल उस मकान से भर जाएगा, किसी और मकान में आप शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसी मकान को, पुराने मकान को या तो भाड़े पे चढ़ा के वहां से पैसा कमाएंगे, या तो उसको बेचकर एक साथ बहुत सारा पैसा हासिल करेंगे। सो उस मकान ने आपकी करंट नीड को भी सेटिस्फाई किया और फ्यूचर नीड को भी वो सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए वो वेल्थ माना जाएगा। ठीक है, फिर ज्वेलरी है, ये आपकी करंट नीड को भी सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ भविष्य में जब भी आप गोल्ड को बेचेंगे ना, आपको तगड़ा पैसा मिलने वाला है। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी योर वेल्थ। और बड़े बुजुर्ग कह के गए थे, बेटा दो चीजों में इन्वेस्टमेंट हमेशा करना, एक जमीन, क्योंकि वो कभी सरप्लस नहीं होने वाली, वो हमेशा कम पड़ने वाली है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, जमीन का डिमांड तो बढ़ने ही वाला है, उसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है। और दूसरा क्या खरीदना बेटा? गोल्ड खरीदना, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की जबरदस्त डिमांड होने वाली है, अभी भी है। आपको जान के शायद दुख भी हो, शायद खुशी भी हो, कि इंडिया के पास इतना गोल्ड है ना, कि अगर इंडिया सारा गोल्ड बेच देता है तो एक ही झटके में हम दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज में से एक हो जाएंगे। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे घर में फीमेल्स हैं जो इस गोल्ड से पार्ट करने वाली नहीं है। और हमको ये भी बताया जाता है कि ये जो गोल्ड है वो लक्ष्मी धन होता है, इसको बेचोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, नहीं आएगी, इसीलिए हम गोल्ड को संभाल के रखते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी छुपी हुई है वेल्थ की, और वो है कि काली रात को भी जब आप गोल्ड लेके निकलेंगे आपको पैसा मिलेगा। काली रात मतलब क्या? रात तो काली होती है, देख ऐसा सोचने का नहीं। काली रात मतलब ऐसा बुरा वक्त जहां पर आपके पास पैसा नहीं है, गोल्ड है तो गोल्ड विल बी इजीली सोल्ड एंड अगेंस्ट दैट यू विल गेट मनी। So wealth can be anything that has exchange capability, transactional capability. Okay? फिर जमीन है जिसपे फार्मर अपने प्रोडक्ट्स ग्रो करता है, तो आज की नीड तो सेटिस्फाई हो ही रही है, ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स। साथ ही साथ ये जमीन जब वो बेचेगा उसको तगड़ा पैसा मिलेगा, वो वांट भी इसकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सो एक्सचेंज कैपेबिलिटी इज गोइंग टू बी देयर। एट द सेम टाइम यू बाय अ ऑफिस जहां पे आप बैठ के अभी काम करेंगे, सो ऑफिस जो बनी है ये आपकी आज की वांट को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल नहीं होगा उस ऑफिस को आप बेचेंगे तो आपकी फ्यूचर नीड्स को भी वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदो जो ड्यूरेबल हो, जिनकी लाइफ बहुत
लंबी हो तो ही उसको हम असल मायने में वेल्थ बोल पाएंगे, ठीक है। जैसे ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज फॉर फ्यूचर एक्सचेंज एंड फॉर सेटिस्फाइंग फ्यूचर नीड्स एंड देयरफॉर बिकम वेल्थ। ये पिछले पॉइंट से काफी सिमिलर है, लेकिन फोकस किस पे रखना है अपने को, ड्यूरेबिलिटी पे रखना है, क्योंकि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स से ही वो प्रोडक्ट्स होंगे जो आपकी आज की वांट को भी सेटिस्फाई करेगा और फ्यूचर वांट को भी सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज व्हाट आर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, ओके। गुड्स विच पेरिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आर नॉट वेल्थ। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे अभी, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे। लेट अस सी। दूध पेरिशेबल प्रोडक्ट है, दूध में इन्वेस्ट मत करो क्योंकि ये तो बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, ठीक है। वैसा ही दूसरा प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट इज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इनमें इन्वेस्ट मत करो क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। और क्या हम कभी भी ऐसा बोलते हैं किसी को कि मेरे पास इतने लीटर दूध है, मेरे पास इतना वेजिटेबल है, मेरे पास इतने फ्रूट है, मैं तो बहुत अमीर हूं? कभी नहीं। हम हमेशा क्या बोलते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी भी है, तुम्हारे पास क्या है? सामने वाला बोलेगा माँ है। माँ सबके पास होती है, ठीक है। सो बात यहां पर डायलॉग डिलीवरी की नहीं है, बात किसकी है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप गिनवा सको, जो सामने वाला गिनने के लिए रेडी हो। इफ यस देन इट इज वेल्थ। सो दूध में इन्वेस्ट मत करो, लेकिन डेयरी जिसमें दूध बनता है उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि डेयरी आपकी आज चल रही है, वो करंट नीड को भी सेटिस्फाई करेगा। और जब आप उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे होंगे, उसको बेचेंगे, तो आपकी फ्यूचर नीड्स भी सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स मत खरीदो, फ्रूट्स मत खरीदो, लेकिन लैंड खरीदो जिनके बेसिस पे ये सारा प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है। वो जमीन खरीदो जहां पे वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, जहां पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं, क्योंकि जमीन की वैल्यू है, उसके प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू है, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं है, ड्यूरेबिलिटी उसमें नहीं है, ठीक है। तो आगे, आप एमआरएफ का टायर मत खरीदो। अगर सही मायने में आपको वेल्थ बढ़ानी है तो उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो। टायर का तो क्या है, 4 साल 5 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। 5,000 रुपए का एक टायर आता है सपोज, तो उसकी 5 साल बाद वैल्यू पता है टायर वाले कितने देते हैं? 200 रुपया, 400 रुपया। इससे कोई वेल्थ बढ़ने वाली नहीं है आपकी। लेकिन अगर उसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे होते, सपोज 1993 में 11 रुपया इन्वेस्ट किया होता, कितना? 11 रुपया इन्वेस्ट किया होता 1993 में, तो वही प्रोडक्ट 2019 में कितना हो जाता? 54,117। और 2018 में तो वो कहां पहुंच गया था, देख लो आपकी स्क्रीन पे, 81,423। So 11 rupees will become 81,423 rupees. Just imagine if you would have invested 11 lakhs, then the same would have been 81,423 lakh rupees, which is approximately 814 crores. Just imagine. So ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो आज तो काम आ ही रहे हैं, भविष्य में भी वो आपको काम आएंगे। उसी को सही मायने में हम क्या बोलेंगे? वेल्थ बोलेंगे। सो दूध में इन्वेस्ट मत करो, डेयरी में इन्वेस्ट करो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में इन्वेस्ट मत करो, उस जमीन में इन्वेस्ट करो जहां से वो ग्रो होता है। टायर मत खरीदो, उस कंपनी के शेयर्स खरीदो, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लॉन्ग रन में वेल्थ हासिल करके तो। सो द प्रोडक्ट्स दैट यू आर बाइंग मस्ट बी ड्यूरेबल टू काउंट देम एज वेल्थ। वैसे देखने जाए तो ये टायर भी ड्यूरेबल ही है, लेकिन मैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूं कि उसकी वो वैल्यू रियलाइज नहीं होगी जितनी आपने वही पैसा शेयर्स में लगाया होती तो, ठीक है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ तो हो गया, अब इसको लर्न कैसे करना है, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पे एक शॉर्टकट आएगा। यस, स्टूपिड पीपल गो आफ्टर वेल्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ है,
तो कौन वेल्थ के पीछे भागता है? स्टूपिड पीपल। स्टूपिड पीपल रन आफ्टर वेल्थ। देखो कैसे भाग रहे हैं, है ना, पैसों के पीछे। कई लोग बोल के गए हैं पैसों के पीछे, सक्सेस के पीछे मत भागो। किसके पीछे भागो? काबिलियत के पीछे भागो, काबिल बनो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ठीक है, सो स्टूपिड पीपल गो आफ्टर वेल्थ। स्टूपिड, एस फॉर स्केर्स, टी फॉर ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी, यू फॉर यूजफुलनेस, पी आई साथ में है फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, क्योंकि अकेले इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस से काम चलने वाला नहीं है, साथ में फिजिकल एग्जिस्टेंस भी चाहिए। एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, जो हमने अभी देखा। ठीक है, सो स्टूपिड पीपल गो आफ्टर वेल्थ, एस स्केर्स, टी फॉर ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी, यू फॉर यूजफुलनेस, पी आई साथ में है फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, सो विच पीपल रन आफ्टर वेल्थ? स्टूपिड पीपल रन आफ्टर वेल्थ। एस फॉर स्केर्स, टी फॉर ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी, यू फॉर यूजफुलनेस, पी आई फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। समझ में आ गया? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।